हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। सो कैसे हैं आप सब? मे आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आज हम यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। So this is all about me. My name is Priyanka Punjabi. I am UGC NET qualified with 98 percentile and currently I am working as an assistant professor in BBIP department. So friends, let us discuss question number 1. Question number 1. Which of the following are online methods of teaching? Option number A, using LMS learning management system. Option number B, using video conferencing tools. Option number C, chalk and talk. And option number D, SWAYAM and SWAYAMPRABHA field based एक्टिविटी। सो आपको जो है ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स के जो है मेथड्स को चूज करना है। तो एलएमएस जो होता है वो ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है जहां पर हम ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करते हैं यूजिंग एलएमएस। एलएमएस का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, यस हम जो है ऑनलाइन मेथड्स में वीडियो एंड कॉन्फ्रेंसिंग टूल का यूज करते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड ये नहीं होगा क्योंकि चॉक एंड टॉक मेथड जो है वो ऑफलाइन में यूज होती है। इट्स ऑफलाइन टीचिंग मेथड। ओके, स्वयं एंड स्वयंप्रभा फील्ड बेस्ड, ये जो एनपीटीएल के कोर्सेस हैं, स्वयं मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये ऑनलाइन टीचिंग मेथड है। तो डी इज ऑल्सो द राइट। तो ए बी डी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बायलिंगुअल लैंग्वेज में कंटेंट को प्रोवाइड किया है। सो मे आई होप कि आपको जो है क्वेश्चंस में आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है। असर्शन इज टीचर मस्ट इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। रीजन, आस्किंग क्वेश्चन कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पेशेंस फॉर लर्निंग। यस, असर्शन में बोला जा रहा है कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सो यस, टीचर को जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। एंड रीजन में बोला जा रहा है आस्किंग क्वेश्चन कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पेशेंस फॉर लर्निंग। अगर स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा, टीचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चन और टॉपिक के बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो बहुत ज्यादा जो है क्रिएट हो रही है। सो रीजन इज ऑल्सो राइट। सो बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। असर्शन एंड रीजन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following methods of teaching the students has to find out the answer to his or her own problem by unaided efforts? Option number A, case study method, heuristic method, flipped classroom method and demonstration method. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षण की निम्नलिखित में से किस विधियों में छात्र को बिना सहायता प्राप्त प्रयासों द्वारा अपनी समस्या का उत्तर जो है वो स्वयं खोजना होगा। यहाँ पर ओनली स्टूडेंट्स का रोल होता है, स्टूडेंट्स को अपनी प्रॉब्लम को खुद फाइंड आउट करना है, टीचर का कोई रोल नहीं होता है। इस मेथड को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है खुद फाइंड आउट करता है विदाउट हेल्प ऑफ द टीचर। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड एक वे मेथड होती है जहां पर लर्नर जो है वो किसी भी केस को इन डेप्थ में एनालिसिस करता है। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्रेंड्स फ्लिप्ड क्लासरूम जो होता है वे स्टूडेंट सेंट्रिक जो है टीचिंग मेथड है, स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो भी स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मेथड है, यानी कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स को टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग स्टूडेंट्स है तो हम मार्केटिंग से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का डेमो देके अगर स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स अगर अपनी प्रॉब्लम को खुद फाइंड आउट करे विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर, इस मेथड को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, historical research has the limitation of option number A problem identification,
B analytical synthesis, option number C universal generalization and option number D probable conclusion. फ्रेंड्स हिस्टोरिकल रिसर्च में हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है? जनरलाइजेशन यहाँ पर इसीलिए लिमिटेड होता है क्योंकि हम जो एविडेंस हमारा पास्ट में था उसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। पास्ट रिसर्च मतलब जो हमारा एविडेंस था वो पास्ट था, इसीलिए जो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन होती है इसमें लिमिटेशन होती है क्योंकि हम इसको यूनिवर्सली जनरलाइज करना होता है क्योंकि जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं उसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। तो लिमिटेशन यहाँ पर जनरलाइजेशन की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का चश्मा, गांधी जी की धोती, अगर हमें किसी लीडर के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी के ऊपर रिसर्च करना है तो जो चीजें, जो एविडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है उसी के बेसिस पे हम जो है रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो लिमिटेशंस यहाँ पर जनरलाइजेशन की हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following are included in the positivist paradigm of research? Option number A quantification, option number B construction of hypothesis, option number C use of objective measures, subjective analysis and rejection of theories. निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान के प्रत्यक्षवादी प्रतिमान में सम्मिलित है? पॉजिटिविस्ट का मीन्स होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वांटिफिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा, ए जो है करेक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, यस, जो क्वांटिटेटिव होती है यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों को मेजर करते हैं, तो बी जो है वो राइट होगा। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर, ऑब्जेक्टिव का मीन्स होता है जहां पर बायस्ड नहीं होती है, इसे हम बोलते हैं अनबायस्ड, यानी कि बायसनेस नहीं है, दैट इज द अनऑब्जेक्टिव। सी इज ऑल्सो राइट। सब्जेक्टिव नहीं होगा, सो बायसनेस यहाँ पर नहीं होती है। रिजेक्शन ऑफ थ्योरीज, यहाँ पे थ्योरीज का रिजेक्शन भी नहीं होता है। ए बी सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है जिसमें नंबर और स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में जो हमारा रिजल्ट होता है वो एकदम एक्यूरेट आता है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 + 4 होते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव नंबर्स है, इसका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ये साइंटिफिक एविडेंस के बेस्ड होता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एनालिटिकल इंडक्शन स्ट्रेटेजी इज अ मेथड ऑफ। एनालिटिकल यानी कि हम जिसमें एनालिसिस करते हैं, तो ये होता है सब्जेक्टिव। एनालिसिस करते हैं यानी कि असम्पशन के बेसिस पे जो है रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। डेटा जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, यानी कि रिजल्ट और आउटकम जो है वो एक्यूरेट नहीं होता। एनालिटिक के बेसिस पे हम इस मेथड को यूज करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 7, सो मे आई होप कि यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशन। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। So statement number 1, the qualitative data are powerful because they are collected from very sensitive social, historical and temporal context. Statement number 2, context sensitivity cannot be completely removed from the qualitative data. So statement number 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि the qualitative data are powerful. Qualitative data जो होता है वो powerful होता है, they are collected from very sensitive, यानी कि जो qualitative data होता है वो बहुत ही सेंसिटिव सोशल, हिस्टोरिकल एंड टेम्पोरल कंटेक्स्ट के थ्रू जो है कलेक्ट किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द क्वालिटेटिव डेटा। सो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि बायसनेस होती है इसमें, पूर्ण रूप से ये एक्यूरेट इसमें आउटकम नहीं आता है। कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी कैन नॉट बी, हम इसमें सेंसिटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं हद तक हम क्वालिटेटिव में हमारा जो है अनुमान यानी कि अजम्पशन भी इंक्लूडेड होता है।
So both the statement first and true are correct. So option number 1 is the right answer. Next, question number 8. Snowball sampling method can be employed in option number A, historical research, ethnographic research, content analysis and narrative analysis. Friends, snowball sampling में क्या होता है कि जब हमें रिसर्च फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है सैंपल कलेक्ट करना है, तो मैंने 5 पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आप 5 पार्टिसिपेंट्स को मैंने जो है फाइंड आउट किया, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया कि आप भी इसके ऊपर जो है डेटा को कलेक्ट करके लाओ। यानी कि या इसे हम जो है नेटवर्क और चेन मार्केटिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क एंड चेन सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होती है वो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, क्योंकि सोसाइटी और बिहेवियर के बेसिस पे हमारा जो रिसर्चर है, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, वो आगे जो है पार्टिसिपेंट्स के साथ में कांटेक्ट करते हैं और उसके बिहेवियर और सोसाइटी में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च मींस इट्स रिलेटेड टू द सोशल एंड बिहेवियरल। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम नेटवर्क और चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये जो है मैंने आपको शॉर्ट जो है बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट 1, a research design is a blueprint that guides the use of a research method and analysis of data. Statement number 2, a research design is in no way connected with the expression of causal relationship between variables. Statement number 1 में बोला जा रहा है कि a research design is a blueprint that guides the use of a research method and analysis of data. रिसर्च डिजाइन जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है जो गाइड करता है रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। फ्रेंड्स, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं हम टॉपिक चूज करने के बाद, रिसर्च डिजाइन बनाना होता है, तो ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जो हमें गाइड करता है कि रिसर्च मेथड कौन सी होगी या हमें किस टाइप का डेटा जो है कलेक्ट करना है, यानी कि हम अपने रिसर्च की पूरा एक डिजाइन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। A research design is in no way connected with the expression of causal relationship between variable. तो यहाँ पे no नहीं होना चाहिए था, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि a research design is in a way to connect the expression of causal relationship between variable. रिसर्च डिजाइन एक कनेक्ट करता है कैजुअल रिलेशनशिप और वेरिएबल के बीच में। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन आपका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इन रिसर्च। रिसर्च में कौन सा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, निम्नलिखित में से कौन अनुदान में व्यवहारिक महत्व के हैं। ऑप्शन नंबर ए, सोशल प्रेशर, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथड। आपको ये बताना है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो किसमें हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। तो सोशल प्रेशर हमारा प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता है। रिसर्च टॉपिक, पहले हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं कि हमें कौन से टॉपिक पर रिसर्च करना है, देन रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, रिसर्च मेथड को डिसाइड करते हैं। तो BCD इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च मेथड। Next, question number 11. In communication, a high order of inference drawn from experience, direct to indirect, is responsible for. Communication का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनरलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। इन कम्युनिकेशन हाई ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जो कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाता इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट तो वो होता सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सिंपल। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर जाते हैं तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज अ हाई ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
In two-step flow of communication, message was passed through option number A, mass media, opinion leaders, bureaucracy and spiritual leaders. टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के दो चरणीय प्रवाह में संदेश गुजरता है। मास मीडिया जो है इसमें टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ओपिनियन लीडर्स भी टू स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पे ये टू वे नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये टू वे होता तब हमारा मास मीडिया रॉन्ग होता, क्योंकि मास मीडिया जो होता है वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो टू स्टेप फ्लो यानी कि दो चरणीय प्रवाह से गुजरता है, इसीलिए ए जो है वो राइट होगा। ओपिनियन लीडर, जब दो लीडर किसी एम्प्लॉय या लीडर के बीच में बात हो रही है, जब वो अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो है टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो वन वे होता है, इसमें कोई भी टू फ्लो यूज नहीं होता है, तो सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। स्पिरिचुअल लीडर्स भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज स्पिरिचुअल लीडर हमारा इंट्रा पर्सनल में आता है, इंट्रा पर्सनल। मास मीडिया कम्युनिकेशन तो वन वे होता है, लेकिन सेंडर जो है रिसीवर तक अपनी बात को टेलीविजन और रेडियो या फिर जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के पास में पहुंचाता है। सो ए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द सीक्वेंस ऑफ जोन्स इन काइनेसिस इज ऑप्शन नंबर ए पर्सनल, इंटीमेट, पब्लिक एंड सोशल। काइनेसिस का मीन्स होता है बॉडी लैंग्वेज। ये जो ऑप्शन आपके पास गिवन है ये होते हैं हमारे स्पेस, इसे हम बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में स्पेस को बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स, यानी कि जब हम किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर हम किसी फ्रेंड के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इंटीमेट फ्रेंड्स या फिर हमारे रिलेटिव, पर्सनल यानी कि पर्सनल उससे ज्यादा स्पेस मेंटेन करते हैं, देन फिर सोशल, पब्लिक। तो पहले आ जाएगा आपका बी, इंटीमेट यानी कि कम स्पेस, यानी कि जब हम किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, जोन यानी कि कितनी दूरी के हिसाब से हम किस पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। इंटीमेट जो होता है वो सबसे कम जो है स्पेस होता है कम्युनिकेशन का, देन उसके बाद हो जाता है आपका पर्सनल, बी के बाद आ जाएगा ए, देन उसके बाद सोशल, देन पब्लिक। सोशल में हम उससे ज्यादा दूरी मेंटेन करते हैं, डी, देन उसके बाद हो जाता है पब्लिक, बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in helping to promote people from exposure to UV radiators, ultraviolet radiators, Montreal Protocol contribute to also in attainment of the following sustainable development goals। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लोगों को यूवी रेडिएटर के संपर्क से बचाने में मदद करने के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति में योगदान देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर, किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, तो वो जो होते हैं हमारे, हम देख लेते हैं आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फ्रेंड्स एसडीजी में टोटल 17 गोल होते हैं। सो ये जो होता है गुड वेल्थ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसके डिप्लीशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए यूज जो है प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो होता है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड है, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका
सो गोल नंबर 3 एंड गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एंड गोल नंबर आपका हो जाएगा 15 लाइफ ऑन लैंड। तो ये गोल मैंने आपको दे दिए हैं, वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। तो गोल नंबर 3, 11, 14 एंड 15 ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया है, जो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, ये इनको अचीव करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में आया था, 2030 तक इसके टारगेट को अचीव करना है, एंड इसकी जो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। Next, question number 15. A photochemical smog causes eye irritation. Photochemical smog has ozone as one of its constituents. बोला जा रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग से जो है आई इरिटेशन होता है, तो यस, इससे जो है आई इरिटेशन होता है। स्टेट असर्शन इज राइट। फोटोकेमिकल स्मोक हैज ओजोन एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो ओजोन, फोटोकेमिकल स्मोक में ओजोन घटकों में से एक है। तो ये राइट तो है, बट यहाँ पे ओजोन की बात की जा रही है, यहाँ पर इसके डिसीज और इसके सिम्टम्स की बात की जा रही है, यानी कि दोनों में करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन, असर्शन जो है रीजन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा। बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following are microblogging platform? Option number A Pinterest, eBay, Tumblr, Instagram and Twitter. आपसे पूछा जा रहा है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, ये जो eBay है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आप बी को रिमूव कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा ACDE, इजी। तो ये मैंने आपको हमेशा बोला है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। पिंटरेस्ट जो होता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कि यहाँ पे हम पोस्ट कर सकते हैं कोई शॉर्ट वीडियो, या फिर हमें कोई पोस्ट या कंटेंट पोस्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं। टम्बलर भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एंड द ट्विटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. As envisages National Education Policy 2020, all higher education institutes will aim to have a student strength of by 2040. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 2040 तक यानी कि कितने छात्रों की संख्या का, यानी कि 2014 तक हमें कितने स्टूडेंट्स का टारगेट रखना चाहिए। तो 2014 तक हमें जो है 3000 स्टूडेंट जो है एवरी इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो 2040 तक हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपना टारगेट अचीव करना है कि सभी इंस्टीट्यूट में, एटलीस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 3000 स्टूडेंट जो है वो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18. In the context of vocational education competency level 8, as per NSQF means National Skill Qualification Framework is equivalent to doctorate degree, undergraduate degree, diploma degree and master degree. आपसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल नंबर 8 पूछा जा रहा है। तो 8 नंबर का जो लेवल है वो मास्टर डिग्री के लिए है। सो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं सारे लेवल्स को। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी को डिसाइड किया गया है। लेवल नंबर 1 जो है वो सर्टिफिकेट 10 से रिलेटेड है। लेवल नंबर 2 10, लेवल नंबर 3 12, लेवल नंबर 4 एडवांस सर्टिफिकेट, ये इंटरनेशनल के लिए मैंने आपको दिया है। एंड देन लेवल नंबर 8 जो है वो रिलेटेड है, लेवल नंबर 8 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। ओके, एंड लेवल नंबर 9 मास्टर, लेवल नंबर 10 इज डॉक्टरेट यानी कि PhD।
सो यहाँ पे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपसे लेवल नंबर 8 पूछा जा रहा है। तो लेवल नंबर 9 ये जो है हमारे इंटरनेशनल है, तो यहाँ पे इसीलिए 8 नंबर के लेवल में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को दिया गया है, बट मास्टर को यहाँ पे लेवल नंबर 9 में दिया गया, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, यानी कि हमारे नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे लेवल नंबर 8 जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये इक्विवेलेंट है मास्टर डिग्री के लिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो इंडिया लेवल के भी मैं आपके साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हमारी कंट्री के शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 19, यू आर रियली मस्ट ट्राई out to be selected in the basketball team because my uncle who teaches philosophy says what you have a real potential. Identify the logical fallacy committed in the above argument. Hasty generalization, appeal to inappropriate authority, ad hominem, begging the question. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको वास्तव में बास्केटबॉल टीम में चुने जाने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि मेरे चाचा जो दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, आपके पास एक ऐसी वास्तविक क्षमता है, उपरोक्त तर्क में दिए गए तार्किक भ्रांति को पहचानिए। यानी कि एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि बास्केटबॉल में आपको कोशिश करना चाहिए, बास्केटबॉल, दूसरी तरफ वो उनसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है, उसके जो अंकल हैं जो कि फिलॉसफी के टीचर है, यानी कि टीचर जो फिलॉसफी से रिलेटेड है उनसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश, उनसे हमें कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो होगा, यानी कि जो आप अपील कर रहे हैं वो इनएप्रोप्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप जिस पर्सन के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं तो वो दोनों के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बिकॉज बास्केटबॉल और फिलॉसफी टीचर का कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन दिस सीरीज? 3, 9, 17, 27 एंड 39। तो 3 प्लस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? +6, 17 माइनस 9 8, देन 10, देन 12, उसके बाद हम इसमें 14 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 53। सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। So keep learning, keep watching video. Thank you so much. Have a nice day.